अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 205। मुझे कड़ी नहीं पसंद। अभी लैला और कबीर बातें कर ही रहे थे कि तभी मेड ने कॉफी की ट्रे टेबल पर रखी। तब कबीर ने उसकी तरफ एक कप बढ़ाते हुए कहा, वैसे पर्सनल लाइफ में मेंटल पीस के लिए क्या कर रही हो तुम? लैला ने शून्य में निहारते हुए कहा, अभी तक तो सिर्फ यही सोचा है कि बहुत ज्यादा काम करना है और उसमें जो टाइम बच जाएगा उसमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है। उसके इरादे सुनकर कबीर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और इन बहुत सारी किताबों में से एक दो किताबों का नाम बताओ। लैला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो तो आप ही मुझे सजेस्ट करेंगे ना। ये बात लैला ने इतनी मासूमियत से कही कि कबीर ने हंसते हुए कहा, सही है, वैसे तुमने काफी अच्छी शख्सियत चुनी है तुम्हें बुक सजेस्ट करने के लिए। तुम अगर इसी तरह से मेरी बताई हुई किताबें पढ़ती रहोगी ना तो देखना एक दिन लैला रॉय कम कबीर कपूर ज्यादा बन जाओगी। ये सुनकर लैला ने कहा, अगर कबीर कपूर बनना इतना ही आसान है तो मैं जरूर बनना चाहूंगी। आई मीन, इस इंडस्ट्री में कौन होगा जो एक्टिंग के फील्ड में एक अच्छे शख्सियत के तौर पर कबीर कपूर नहीं बनना चाहेगा। अपनी तारीफ सुनकर कबीर के चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आ गई थी। दोनों ने कॉफी फिनिश कर ली तो कबीर उसे लेकर अपने स्टडी रूम में चला आया और फिर वो लाइब्रेरी में से लैला के लिए कुछ किताबें निकालने लगा। सुधांशु सोहन को अपनी बाइक पर लिए उसी फुटपाथ के पास चला आया था जहाँ पर पगली माई पिछले 20 सालों से रहा करती थी। सोहन को जैसे ही ये पता चला कि माई ने इसी जगह पर अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे तो वो वहीं पर जाकर बैठ गया। फिर उसने वहाँ फुटपाथ पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम यहाँ इस फुटपाथ पर 20 सालों तक अपनी जिंदगी गुजारने वाली वो औरत मेरी माँ ही थी या नहीं, लेकिन न जाने क्यों इस जगह पर आकर ऐसा लग रहा है कि हो ना हो यहाँ पर रहने वाली वो औरत तुम ही थी माँ। पता नहीं अब तुम कैसी दिखती होंगी, अब तो तुम्हारी यादें भी मेरे मन से धुंधली सी हो गई हैं। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिछले 20 सालों के इंतजार का फल मुझे बस अब मिल ही जाए। सोहन यहाँ पर बैठकर ख्यालों में अपनी माँ से बातें कर रहा था, जबकि सुधांशु फुटपाथ के आसपास ही बने दुकानों से एक बार फिर पागल माई के बारे में पूछने चला आया था। वहीं फुटपाथ के करीब एक वड़ा पाव की दुकान के पास जाकर सुधांशु ने पूछा, भाई तुम्हें कुछ याद आया कि उस पगली माई को पागल खाने भेजने वाला आदमी कौन था? तब उस वड़ा पाव वाले ने कुछ झुंझुलाए हुए लहजे में कहा, अरे मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं भाई, अरे मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। मैं उस आदमी के बारे में बस इतना ही जानता हूँ कि वो कोई बहुत अमीर आदमी है और मेरी दुकान पर महीने 2 महीने पर वड़ा पाव खाने आता है। इसके अलावा मैं उसका नाम तक नहीं जानता। सुधांशु एक बार फिर से उसका वही पुराना जवाब सुनकर कुछ मायूस सा हो गया। वो खड़ा ही था कि तभी सोहन ने उसके पास आकर कहा, कुछ पता चला क्या सुधांशु साहब? उसने इनकार में गर्दन हिलाया और कहा, हमारे पास माई को ढूंढने का एक ही तरीका है कि हम बम्बई के एक मेंटल असाइलम को छान मारे। माई के बारे में पता लगाने का बस यही आखिरी तरीका बचा है। सुधांशु की बात सुनकर सोहन के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने एकदम से हारे हुए लहजे में कहा, अचानक क्यों यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं आज के आज अपनी बिछड़ी हुई माई से मिल लूंगा, लेकिन अब आपका जवाब सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी माँ मुझसे 20 साल और दूर हो गई है। सुधांशु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, हिम्मत मत हारो मेरे भाई, अगर किस्मत में तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलना नहीं होता तो शायद तुम यहाँ तक भी पहुँचते नहीं। मुझ पर यकीन करो, भले ही कुछ समय लगे लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। अब बस मुझे किसी तरह से ये पता लगाना है कि माई को मेंटल असाइलम भेजने वाला आखिर कौन था। इतने आने जाने वाले लोगों में से इस वड़ा पाव वाले के अलावा कोई एक तो आदमी ऐसा होगा जिसने माई को असाइलम ले जाते हुए देखा होगा। सुधांशु की बात में कुछ तो ऐसा था कि सोहन को भी एक उम्मीद सी बंध गई। अगले दिन लैला जब सेट पर शूटिंग के लिए गई तो सारे ही लोग शूटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। 2-3 दिन के शूट के बाद जब लंच ब्रेक हुआ तो लैला भी क्रू के बाकी लोगों के साथ लंच करने बैठ गई। सभी लोग 3-4 सिंगल टेबल को लंबाई में जोड़कर उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। स्पॉट बॉय सबको खाना परोस रहा था। तभी लैला की प्लेट में जैसे ही उसने कड़ी डाली तो लैला ने एकदम से अपनी प्लेट साइड करते हुए कहा, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो मुझे कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज आप मेरी प्लेट चेंज कर दीजिए। ये सुनते ही उसके जस्ट बगल में बैठा हुआ नरेन कुछ चौंक सा गया। कड़ी के लिए ऐसी नापसंदगी देखकर
उसे बरबस ही लाली का ध्यान आ गया। उसके साथ एक ही घर में रहते हुए गुजारे गए 3-4 दिन उसे अच्छी तरह से याद थे, जिसमें से एक याद ये भी थी कि कैसे एक दिन उसने झुमकी के सामने ये कहा था कि उसे कड़ी पसंद नहीं है, और झुमकी ने जाकर जब अम्मा को ये बात बताई तो अम्मा ने कितना बवाल खड़ा किया था। उसने लैला को देखते हुए कुछ हैरानी भरे लहजे में सवाल किया, आपको भी कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है? नरेन के मुंह से कड़ी के बारे में सुनते ही लैला को भी बेसाख्ता वो दिन याद आ गया जब उसने नंदराय के घर में कड़ी खाने से इनकार कर दिया था। ये ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हे भगवान, आज तो शूटिंग का पहला दिन ही है और आज ही नरेन को मुझ पर शक होने लगा। मुझे कम से कम नरेन के सामने उन चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा लैला, जो उसने अपने घर में रहते हुए उस दौरान तेरे बारे में नोट की होंगी। मन ही मन में सोचते हुए लैला ने जल्दी से कहा, वो पहले मैं कड़ी बहुत शौक से खाया करती थी, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कड़ी खाने के बाद ना अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया था। तब से ये बात मन में बैठ गई है, इसीलिए अब कड़ी की तरफ देखने का भी दिल नहीं करता। वैसे और कौन कड़ी को पसंद नहीं करता? उसने झट से कहानी गढ़ते हुए नरेन के शक को वहीं पर रोक दिया। लैला का जवाब सुनकर नरेन ने धीरे से कहा, वो मेरी एक रिश्तेदार थी, उन्हें भी कड़ी पसंद नहीं थी, तो मुझे लगा कुछ नहीं, वो बस उनका अचानक ध्यान आ गया। इतना कहने के बाद नरेन ने कोई सवाल नहीं किया तो ये देखकर लैला की जान में जान आ गई। शूटिंग के बाद घर आकर सुहाना सुलोचना जी के साथ बैठी हुई थी। तभी उन्होंने प्यार से सुहाना को देखते हुए कहा, काम और मेरी फिक्र ने तुझे क्या से क्या बना दिया है सुहाना। मेरी गुड़िया सी फूल जैसी बच्ची कैसे मुरझा सी गई है। ये सुनकर सुहाना ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, सच कहते हैं लोग, बच्चे चाहे कितने भी अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहे हो, माँ बाप को काम के बोझ से परेशान ही दिखते हैं। तो जैसा आप सोच रही हो ना माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अभी मेरी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है। और रहा सवाल आपकी फिक्र का, तो उसके लिए मैंने नर्स और मेड दोनों अपॉइंट कर रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे काम में बिजी होने की वजह से आपके हेल्थ को सफर ना करना पड़े। अब इसके अलावा मुझे और क्या टेंशन हो सकती है? कहते हुए सुहाना उठी और फिर हेयर ऑयल की बोतल लिए सुलोचना जी के सिरहाने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर उन्होंने एकदम से सुहाना को रोकते हुए कहा, अरे अरे, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही मैं 2 बार सिर की मालिश करके गई। अब तो तू ऐसा कर कि तू मेरे पास आकर बैठ, आज मैं तेरे बालों में अच्छे से तेल लगाकर चंपी करती हूँ। कहते हुए उन्होंने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने खींचकर बिठा लिया। सुहाना को ये अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे अभी सुलोचना जी की कमजोरी का अच्छे से एहसास था। इसीलिए उसने वापस उनकी तरफ घूमते हुए कहा, कहीं मेरे सिर में तेल लगाना मेरे बचपन का सपना है, लेकिन मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। बस आप जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ, फिर देखना मैं सुबह शाम आपसे बालों में तेल मालिश करवाऊंगी। इस पर सुलोचना जी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पता है मुझे कि अभी तेरी माँ कमजोर है, लेकिन इतने दिनों में तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा करके मुझे इस लायक तो कर ही दिया है कि मैं 2-4 बार तुम्हारे बालों में हाथ फेर सकूं। मुझे अच्छा लगेगा बेटा, मेरी खुशी के खातिर ही करवा ले। सुलोचना जी ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि न चाहते हुए भी सुहाना को उनके सामने बैठना ही पड़ा। फिर उन्होंने बेहद प्यार से हल्के हल्के हाथों से सुहाना के बालों में तेल लगाना शुरू किया। सुहाना आंखें बंद किए उनकी ममता भरी छुअन को महसूस कर रही थी। एक अजीब से एहसास से दोनों ही माँ बेटी की आंखें भीग सी गई थी। न जाने ऐसे माँ बेटी वाले कितने ही मोमेंट्स उन्हें जीना रह गया था, और इन छोटे छोटे पलों को ऐसे जीकर दोनों ही माँ बेटी सुहाना के बचपन के छूटे हुए पलों को जीने की कोशिश कर रही थी। तभी सुलोचना जी ने उससे हिचकिचाते हुए पूछा, तेरे डैड से मुलाकात नहीं होती क्या बेटा? डैड का जिक्र सुनते ही सुहाना की मुस्कुराहट जैसे एकदम से गायब हो गई। उसे बरबस ही उस दिन होटल वाला सीन याद आ गया, जब पाहूजा साहब खामोशी से लतिका जी की कड़वी कसैली बातें सुनते रहे और जब एक लफ्ज भी उसकी माँ के फेवर में नहीं कहा गया। सुहाना ने उनके सवाल का जवाब दिए बगैर कुछ कड़वे लहजे में कहा, 19 साल हो गए माँ आपको उनके बगैर जीते हुए। इतने दिन काफी नहीं होते किसी ऐसे इंसान को भूलने के लिए जिसके लिए आप थोड़ा सा भी मायने नहीं रखती हैं। सुलोचना जी उसका तंज साफ साफ महसूस कर रही थी।
उन्होंने जवाब में सुहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और फिर बोली, ये बदला, ये प्यार के बदले प्यार पाने की चाहत। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये सब ना किसी और रिश्तों में तो हो सकता है बेटा, लेकिन सच्चे प्यार के रिश्ते में नहीं हो सकता। और फिर जब आप पूरे मन से किसी को चाहते हो ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाला आपको याद करता है या नहीं। उसके लिए तो सिर्फ इतना ही काफी होता है कि सामने वाला भी उससे प्यार के एक अनदेखे डोर से बंधा हुआ है। इसीलिए 19 साल तो क्या, 19 युग भी उस इंसान को भूलने के लिए कम पड़ेंगे जिसे हमने कभी सच्चे मन से प्यार किया है। माँ की बात सुनकर सुहाना कुछ शर्मिंदा हो गई। हालांकि उसके मन में अभी भी पाहूजा साहब के लिए बेहद गुस्सा था। इसीलिए उसने आगे कहा, एक दिन मिले थे मुझे डैड, पीछे पीछे उनकी धर्मपत्नी भी चली आई थी। उसके बाद जो कुछ भी तमाशा हुआ वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। आपके लिए बस इतना ही जानना काफी है कि आप उनकी जिंदगी में अब कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। अब लतिका जी उनका प्रेजेंट है और वही उनके लिए सब कुछ है। आप उनका पास्ट हो चुकी हो माँ। मुझे लगता है कि अब आपको भी उनका मोह छोड़ देना चाहिए। सुहाना की ऐसी बातें सुनकर उन्होंने प्यार से उसे देखा और फिर बोली, जो छूट जाए उसे मोह नहीं कहते बेटा, उसे मतलब कहते हैं। और मेरा और साहिब का रिश्ता मतलब वाला तो कभी रहा ही नहीं था। उनका जवाब सुनकर सुहाना के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसने धीरे से सुलोचना जी का चेहरा अपनी हथेलियों में थामा और उनके माथे को चूमते हुए बोली, आप महान हो माँ। काश मैं भी आपकी तरह डैड को माफ कर पाती, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने लतिका जी के मुंह से जो कुछ भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें खामोशी से सुन ली है, उसका बदला मैं उनसे कैसे लूंगी। लेकिन इतना तय है कि मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, इसीलिए मुझे उन्हें आईना दिखाना है। इनफैक्ट उनके पूरे परिवार को आईना दिखाना है। सुहाना के मुंह से ऐसी बगावत भरी बातें सुनकर सुलोचना जी कुछ परेशान होते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तू भी उसी परिवार का हिस्सा है। गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे परिवार को नुकसान उठाना पड़े। सुहाना ने उनके चेहरे को गौर से देखते हुए सोचा, काश मैं आपकी बात मानकर अपना इरादा बदल पाती माँ। लैला घर पहुंची तो मारिया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लैला को कॉफी देने के बाद उसने बताया, पार्थो सर का फोन था, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। ये सुनकर लैला ने कॉफी के सिप लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है वो किस सिलसिले में बात करना चाह रहे होंगे? मारिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मुझे तो लगता है किसी फिल्म के सिलसिले में ही बात करना चाह रहे होंगे। लैला ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है मुझे उनको स्क्रिप्ट भेजने के लिए बोल ही देना चाहिए। ये कहकर उसने पार्थो को फोन लगाया। मारिया कॉफी का मग किचन में रखकर वापस लौटी तो उसने लैला को कहते हुए सुना, मैं मैनेज कर लूंगी पार्थो सर, बस आपको शूटिंग डेट ऑल्टरनेट डे रखनी होगी। आप कल ही स्क्रिप्ट भेज दीजिए, मैं वो पढ़कर आपको कंफर्म करती हूँ। कहकर लैला ने फोन रखा तो उसकी ये बात सुनकर मारिया कुछ हैरान होते हुए बोली, आप पार्थो साहब की फिल्म के लिए हाँ कैसे कर सकती हैं, जबकि आप ऑलरेडी अभी सुहाना मैम की फिल्म कर रही हैं। आखिर लैला ने क्या सोचकर पार्थो की फिल्म करने के लिए हामी भरी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।